गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप सभी को? बताओ। सर जी सर, गुड इवनिंग सर। थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया ना, यूट्यूब पे वो वीडियो जो अभी पढ़ाया था उसको अपलोड करे, तो अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लेट हो गया लगता ना। है कि भी लगता है जी चलिए, सर। तो सबसे पहले आप सभी का, आज की तारीख है 23 मार्च, ठीक है। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद समूह में स्वागत, जिसमें हम लोग जूम क्लासेस के माध्यम से अपने डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोग का सब्जेक्ट एजुकेशन है। इसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग क्विक प्रिपरेशन को करते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो है आपका पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम जो होता है, या फिर जो एमएड वाले होते हैं, या फिर जो आपके पीजी कोर्स करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, उनके लिए ये क्लासेस काफी महत्वपूर्ण होती हैं आपकी। क्लियर है? ठीक। जी जिसमें सर। हम लोग अभी तक हम लोगों ने यूनिट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट को कंप्लीटली पढ़ लिया है आज। और इसके पहले, इसके बाद जो है, इसके पहले जो क्लासेस हुई थी उसमें हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? एजुकेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एजुकेशनल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, एजुकेशनल हिस्ट्री पढ़े, जिसमें हम लोगों को यहाँ पर क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस पॉइंट को मैंने क्लियर किया था आपके सामने कि हम लोग अपने सिलेबस में जब कभी जाते हैं तो अपने सिलेबस में हमको क्या पढ़ना रहता है। सबसे पहले तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको पढ़ा, तो हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उन सब चीजों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें मुख्य रूप से टीचिंग स्किल की, पैडागोजिकल थ्योरीज की हम लोग बात करते हैं, वही प्रोफेशनल स्किल्स की भी हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पर जो है सबसे पहले कौन सी, अगर हम स्वतंत्रता, सबसे पहले ये पूछते हैं आप लोगों से कि सबसे पहले जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था, तो हमारे स्वतंत्र होने के बाद कौन सा आयोग सबसे पहले बना था? बताओ, सबसे पहले आयोग कौन सा बना था? जिसका नाम लेंगे वही बताएगा। वीडियो पॉज तो नहीं हो रहा है? मान सिंह सर जुड़ गए हैं आप? ये बताइए, स्वतंत्र, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ तो पहला शिक्षा आयोग कौन सा बना शिक्षा के क्षेत्र में? स्निग्धा जी आप बताओ। स्निग्धा, मेरी आवाज आ रही? सर राधा, हाँ हाँ सर आवाज आ रही। हाँ पहला राधा कृष्णन आयोग बना था। हाँ, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग। यस। ठीक, डॉक्टर राधा कृष्णन आयोग कहते हैं इसको। जो है हम लोगों को सोनाली बताएंगे कि ये किस सन में आया था, और इसका दूसरा नाम क्या है बताओ? यह किस सन में आया था आपका ये राधा कृष्णन आयोग? 1948 से 49 के बीच में आया था, और इसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको कौन सा बोलते हैं हम लोग? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कमीशन। यूईसी बोलते हैं। अब इतनी बातें जब हम लोगों ने बात करी थी, तो इसमें क्वेश्चन ये भी अमूमन पूछ लिया जाता है कि इस आयोग में कितने सदस्य हैं। तो इस आयोग में टोटल कितने सदस्यों की बात करी गई है? टोटल 10 सदस्यों की बात करी गई है। हम लोगों ने टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ा, फिर हम लोगों ने स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, तो हम लोगों को कुछ नई चीजें मिली थी। तो बता सकता है कोई नई चीजें क्या मिली थी हम लोगों को स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? थ्योरी और प्रैक्टिकल के गैप को कम करना। बिल्कुल। हम लोगों ने पूरे कल पाठ्यक्रम पे ध्यान देना हम होगा। लोगों ने कल एनएसएस और एनसीसी की बात करी थी ना? जी सर। हाँ, तो यहीं पर क्वेश्चन आएगा कि एनसीसी की स्थापना जो है कब होती है? बताओ। इसी आयोग के अनुसार 1948 में होती है, लेकिन वहीं पर एनएसएस की जब हम बात करते हैं तो एनएसएस की स्थापना कब होती है? 1969। 1969 की बात होती है वहीं पर हम लोगों ने। फिर इससे संबंधित हम लोगों ने कल जो बात करी थी उसमें ये बात करी थी कि जो विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड और थर्ड के लिए इन्होंने परसेंटेज बताया था कुछ। तो ये सबसे पहले आप बताओ, फर्स्ट डिवीजन के लिए कितना बताया था इन्होंने परसेंटेज? 70%। 70%। फिर आपका सेकंड डिवीजन के लिए
55% है यहाँ पर। 55 वहीं पर थर्ड डिवीजन के लिए 40% यहाँ पर बताया गया। 55 तो इतनी बातें हम लोगों ने बात करी थी। फिर वही इतनी चीजें क्लियर हुई, बताओ। और ग्रेस मार्क्स को खत्म करने के लिए कहा गया था। हेलो, इतनी चीजें क्लियर हो गई हम लोगों के माइंड में? ये चीजें कॉन्सेप्ट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, सबके माइंड में बताओ सबसे पहले। हाँ सर, ग्रेस मार्क्स को खत्म करने के लिए भी कहा गया था हाँ, इसी ग्रेस में। मार्क को खत्म करने के लिए बोला गया। अब यहीं पे एलएलबी, सभी को पता है कि एलएलबी कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष का होता है। लेकिन 3 इसमें साल की के पॉइंट लिए। से इम्पोर्टेंट लाइन क्या बताया इन्होंने? बताया क्या अंतिम वर्ष में क्या बताया था, बताओ। व्यवहारिक प्रशिक्षण की बात की गई थी। हाँ, इन्होंने अंतिम वर्ष या अंतिम का जो 1 वर्ष होता है उसमें जो है प्रैक्टिस के लिए बोला है, व्यावहारिक प्रशिक्षण। ठीक है, ट्रेनिंग। हाँ सर। व्यावहारिक प्रशिक्षण की बात करते हैं। जी सर। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स हम लोगों को कल की डेट में मिले थे। ठीक है, जो कि हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से इसको पॉइंट आउट कर लिया था कि अब यदि अगर इससे अच्छा क्वेश्चन अगर आएगा इससे संबंधित तो हम लोग कर लेंगे। वहीं पर अगर पूछा जाएगा कि हमारा भारत जब स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र होने के बाद शिक्षकों की जो है सेवा निवृत्ति की आयु बढ़ा दी गई थी यदि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो तब। तो कितने वर्ष कर दी गई थी? 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई थी? 64। 64 कर दी गई थी। ठीक है, तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट थे। अब इसी के आधार पे हम लोगों ने एक बात करी थी कि 1948 में एक समिति बनी थी। कौन सी समिति बनी थी 1948 में? बताओ जरा। 48 में ताराचंद समिति। हाँ, याद रखना है हम लोग को 1948 में जो है कौन सी समिति बनती है? ये आपकी 1948 में ताराचंद समिति, ताराचंद समिति। मान सिंह सर जुड़े हैं। मान सिंह सर आप बोले, मेरी आवाज आ रही? मान सिंह जी बोले आप। हेलो, मान सिंह को मेरी आवाज आ रही? म्यूट कर रखा है उन्होंने। हाँ, म्यूट कर रखा है उन्होंने, कुछ काम कर रहे हैं लग रहा है। केवल क्लास को उन्होंने ज्वाइन कर रखा है, बाकी केवल वो छोड़ दिया उन्होंने, हमें लगता है। चलिए फिलहाल यहाँ पर ताराचंद समिति की जब बात करते हैं तो जैसे ही ताराचंद समिति की बात करेंगे, इस समिति के जब ये समिति बनी तो इस समिति ने जो समीक्षा की, समीक्षा के लिए इस समिति की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया। ठीक, एक आयोग के गठन के लिए कौन एडवाइस करता है? तो केंद्र सरकार हमें एडवाइस करती है। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट हमें एडवाइस करती कब? 1951 में एडवाइस करती है। जब 1951 में एडवाइस करती है तब उसी समय तो डेट क्या थी आपकी? 23 क्या थी? 23 सितंबर या अक्टूबर? 23 सितंबर को, ठीक है, 23 सितंबर 1952 ईस्वी को एक आयोग का गठन किया जाता है जिसमें तत्कालीन कुलपति कौन थे आपके? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि कहाँ के थे? ये मद्रास विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। जिनको जो है इस कमेटी का, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर आयोग का क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का जो बना था, इसको और किन नामों से जानते हैं बताओ? इसको माध्यमिक शिक्षा मंडल के नाम से जानते हैं, मुदालियर के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, हाँ, माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहीं पर और मुदालियर के नाम से ही पड़ गया था। एक क्वेश्चन आता है, हम बताते हैं, ये है स्निग्धा जी के लिए कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? स्निग्धा बताएंगे हम लोगों को, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे सबसे पहले? बताओ। स्निग्धा भी कुछ काम कर रही क्या? हेलो, हाँ बोलिए। नहीं आ गई सर। नहीं सर। हाँ हाँ बताइए, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री का नाम बताएं। पहले अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही है आपका। ठीक,
तो ये इतनी चीजें थी। हम लोगों ने कल डेट्स के बारे में भी पढ़ लिया था, और कल अब इसको हम साफ करते हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि कल की डेट्स को 2 दिन में जितना पढ़ा हम लोगों ने उसको रिकैप कर लिया है, उसको रिवाइज कर लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये जो आपकी मुदालियर आयोग बना था, जिसको माध्यमिक शिक्षा आयोग कहते हैं, इसका बेस क्या था। तो 4 बेसिक चीजें मैंने बताई थी, इसी के आधार पे इस आयोग का निर्माण होता है। ठीक है, तो 4 बेसिक चीजें क्या रही होंगी, पता है किसी को? मतलब इनके पर्टिकुलर रेफरेंस इन्होंने दिया ना इंप्रूवमेंट के लिए। तो सबसे पहले इनका उद्देश्य, संगठन और सामग्री की बात करी थी। दूसरे पॉइंट में इन्होंने प्राथमिक मतलब प्राइमरी, बेसिक एंड हायर एजुकेशन की इन्होंने बात करी। फिर तीसरा पॉइंट क्या था, जिसमें कल मल्टी डिसिप्लिनरी बोल दिया था ना, तो उसमें कंफ्यूज हो गई थी नेहा। तो वो यहाँ पर परस्पर संबंध बोला गया, लेकिन विशेष संबंध होगा माध्यमिक विद्यालयों के बीच में। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये बताया था। और चौथा बताया था अन्य संबंधित समस्याएं। संबंधित समस्याएं किससे की? माध्यमिक विद्यालयों से संबंधित समस्याओं के बारे में यहाँ पर बताने का प्रयास किया है यहाँ पर। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, बताओ। यस सर। ठीक है जी सर। हाँ ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने इतनी चीजें कर लिया था, जिसमें इसमें फिर अब आगे जब बढ़ते तो आगे इसमें कहते हैं कि इसमें शिक्षकों की समस्याओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम पर बहुत गहराई से विश्लेषण किया गया। कहते कि इट एनालाइज द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर्स एंड द ट्रेनिंग प्रोग्राम। याद रखिएगा, इसमें लाइन याद रखिएगा, क्योंकि 1948 वाले से क्या डिफरेंस, 1948 में क्या सुझाव दिया था टीचर एजुकेशन के लिए? शायद एक ही सुझाव दिया था। क्या सुझाव दिया था ये भी बता दो, बताओ। सर फिर से 1948 में क्या सुझाव दिया गया था? इन्होंने सर मतलब डिग्री कोर्स की अवधि जो थी 3 वर्ष कर दी थी। नहीं, देखिए टीचर एजुकेशन के लिए मैंने बोला है, उन्होंने मात्र एक सुझाव दिया था, करिकुलम को ट्रेनिंग की बात की, अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए बोला था। यही था ना कि उन्होंने केवल करिकुलम के बारे में बोला था। ये चीज मायने बैठाना है कि 1948 में जो कमीशन आया था, उसने मुख्य रूप से करिकुलम को एक अलग वे से देखने के लिए बोला है। जबकि ये आपका 1952, ठीक, जबकि ये 1952 से 53, ठीक है, 1952 से 53 इसको बोल देंगे मुदालियर आयोग। ठीक, मुदालियर कमीशन। तो इसमें सबसे पहले क्या बोला गया कि इन्होंने बोला कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए क्या बोला है कि इन डेप्थ, मतलब कि कह रहे हैं कि बहुत गहराई से विश्लेषण किया है। क्या किया है? इस पर एनालिसिस किया है, एनालाइज किया है। इसको क्या किया है? एनालाइज, ठीक है, एनालाइज किया इन्होंने। कैसे? इन डेप्थ में, इन डेप्थ, बहुत गहराई से किया। पहले तो इन्होंने यही कहा, इन्होंने कहा कि इसमें शिक्षकों की समस्याओं और प्रशिक्षण कार्यक्रम का बहुत गहरा विश्लेषण किया गया है। पहला पॉइंट बोला कि प्रॉब्लम्स एंड क्या है, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, इन दोनों पे किया गया। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, इसमें जोर देकर कहते हैं, कहा इन्होंने कि शैक्षिक पुनर्निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कारक शिक्षक, उनके व्यक्तिगत गुण और उनकी शैक्षिक योग्यता तथा उनके पेशेवर प्रशिक्षण और स्कूल के साथ साथ समुदायों में भी वह जगह है। मतलब कुल मिला के इसमें बोलते हैं, कह रहा कि इट एम्फसाइज दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन
ठीक है, एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन इज द टीचर हिज पर्सनल क्वालिटीज, हिज एजुकेशनल क्वालिटीज, हिज प्रोफेशनल क्वालिटीज, professional training and the place of occupation in the school as well as in the community। ठीक है, तो यहाँ पर किस पर ध्यान देने की बात बोली, उसको हम लोग लिख लेते हैं ना। सबसे पहले इन्होंने बोला कि पर्सनल क्वालिटीज पर, ठीक, पर्सनल क्वालिटीज पर, ठीक, पर्सनल क्वालिटीज पर। सेकंड, पर्सनल क्वालिटीज के साथ साथ क्या बोलते हैं, एजुकेशनल क्वालिटीज पर, एजुकेशनल क्वालिटीज पर बोलते हैं। ठीक है, फिर एजुकेशनल क्वालिटीज के बाद क्या बोलते हैं ये, एजुकेशनल क्वालिटीज के बाद ये क्या बोलते हैं, एजुकेशनल क्वालिटीज के बाद ये बोलते हैं आपका प्रोफेशनल ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं आपका, इसके बाद बोलते हैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग। सर ये क्वालिटीज होगा या क्वालिफिकेशन होगा? क्या बोल रहे हैं सर, ये क्वालिटीज होगा या क्वालिफिकेशन होगा, सेकंड वाला पॉइंट? ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगा। ठीक, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला है, इसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि प्रोफेशनल ट्रेनिंग बोल दिया है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग इतनी चीजें इन्होंने बोला है यहाँ पर कि यहाँ पर इन्होंने, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, शायद ये और सब में मिले, लेकिन ये एक कह सकते हैं कि न्यू पॉइंट हमको मिल सकता है, एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन। एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक, एजुकेशनल रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। तो ये 4 पॉइंट है जो इन्होंने बोला, इस पर इन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, सबसे ज्यादा इन्होंने जोर दिया है। क्लियर है यहाँ पर? बताओ, कितनी चीजें क्लियर हो गई? अब चलिए, जब इतनी चीजों पर ये जोर देते हैं तो इसीलिए इस आयोग ने इन सभी पहलुओं पर सिफारिश करी। मतलब कह रहा है कि सो दैट कमीशन मेड रिकमेंडेशन ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट एंड फाउंड 3 टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। अब याद रखिएगा, जब इसीलिए इस आयोग ने सिफारिश करी तो इन्होंने 3 प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को बताया, फाउंड किया, मतलब पाया कि भाई क्या क्या जरूरत हो सकती है। तो आप बता सकते हो 3 प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। क्या लिखेंगे? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, 3 प्रकार के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की बात करते हैं। मतलब टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। जी सर। ठीक, इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं। अब ये यही क्वेश्चन में आता है, क्वेश्चन में आपका ये जरूर पूछ ले सकता है आपका रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, या फिर ये 3 टाइप्स प्रशिक्षण के बारे में जो बात करेगा। अब आजादी के बाद पहली बार ये 3 चीजें फाउंड करी गई हैं शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। तो कौन कौन सा होगा? सबसे पहला प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राथमिक। ठीक है, जिसको बोलेंगे बुनियादी। ठीक है, बुनियादी शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक
प्रशिक्षण, जिसको हिंदी में हमने लिख लिया, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी को ये बुनियादी को बेसिक, ठीक, बेसिक टीचर ट्रेनिंग, ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाला क्या होता है? सेकंड वाले को बोलते हैं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान। माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। माध्यमिक को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सेकेंडरी, सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हो जाएगा आपका। फिर तीसरा क्या है? तीसरा वाला क्या होगा बताओ? प्रशिक्षण महाविद्यालय की बात बोलते हैं। जी सर, महाविद्यालय कॉलेज लेवल पे। हाँ, प्रशिक्षण महाविद्यालय, ठीक, इसको बोलते हैं ट्रेनिंग कॉलेज, ठीक, ट्रेनिंग कॉलेज। इतनी चीजें ये बताते हैं हम लोग को, यहाँ पर ये चीजें हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर ये बात? बताओ। यस सर। जी सर। तो ये शिक्षक प्रशिक्षण के लिए बोले थे, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने कुछ और चीजें बताई। इन्होंने और दो चीजें क्या बताई? इन्होंने कहा कि इसने जो है, इन्होंने दो प्रकार के संस्थानों को बनाने का सुझाव दिया। कह रहे कि इट सजेस्टेड 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट। अब वो कितने, ये तो क्या ट्रेनिंग, क्या था, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात करती, लेकिन आम रूप में और दो संस्थानों की बात करिए। मतलब आम रूप में 2 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूट, ठीक, इंस्टीट्यूट की बात करिए या इंस्टीट्यूशन की बात करिए, दो प्रकार के संस्थानों की बात करिए। कौन कौन सा था? पहले पॉइंट पे कहता है कि उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लिया है, ठीक है, क्या करें, कह कि उन लोगों के लिए जिन्होंने स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र लिया है और जिनके लिए प्रशिक्षण की अवधि 2 वर्ष है, ठीक, कह रहे कि फॉर दोज who have taken the school leaving certificate for whom the period of training be 2 years, ठीक है। पहला पॉइंट समझ में आया? मतलब जिन्होंने 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया है, 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया हो और क्या था, विद्यालय को छोड़ने का, ना स्कूल छोड़ने का, और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र ले रखा हो, ठीक है। पहला ये था, पहले इंस्टीट्यूट की ऐसी बात कही। दूसरा इंस्टीट्यूट उन्होंने क्या माना? उन्होंने कहा कि स्नातकों के लिए वर्तमान समय में एक अकादमिक वर्ष का हो, मतलब एक वर्ष का हो। कह रहे हैं कि स्नातकों के लिए वर्तमान में जो एकेडमिक होता है वो एकेडमिक 1 ईयर का हो, ठीक है। एकेडमिक कितने ईयर का हो? एकेडमिक 1 ईयर, 1 एकेडमिक ईयर हो, ठीक है। किसके लिए? ग्रेजुएशन के लिए, ठीक। ग्रेजुएशन के लिए इन्होंने क्या बोला है? ग्रेजुएशन के लिए उन्होंने बोला है कि 1 एकेडमिक ईयर माना है, नहीं 1 एकेडमिक ईयर माना है इन्होंने, ठीक है।
क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, यहाँ से आएगा कि नहीं आएगा मुझे नहीं अनुमानित है, लेकिन यहाँ से अनुमान है कि कहीं ना कहीं पूछना चाहिए इनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि लेकिन एक दीर्घकालिक कार्यक्रम के रूप में 2 अकादमिक वर्ष तक विस्तारित किया जा सकता है। लेकिन कहते हैं कि बट एक्सटेंड एज ए लॉन्ग टर्म प्रोग्राम टू एकेडमिक ईयर, मतलब कोई रियर केसेस होगा तब इसको 1 वर्ष से बढ़ाकर हम 2 वर्ष लगभग कर सकते हैं। हाँ बोले, कौन बोलना चाह रहा है? सर ये जो 2 ईयर का प्रशिक्षण लिया है और उसके बाद वो लाइन क्या लिखा है समझ में नहीं आता। हाँ, कह रहे कि 2 वर्ष का प्रशिक्षण लिया हो और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र ले रखा हो, मतलब स्कूल को छोड़ने का जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं होता ना, वैसे इंग्लिश में अगर बता दे, इंग्लिश में लिख लो आप। कह रहा है कि फॉर दोज who have taken the school living certificate, मतलब लिविंग सर्टिफिकेट ले रखा हो। ठीक है, क्या ले रखा? लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक, लिविंग सर्टिफिकेट ले रखा हो। कह रही फॉर होम द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बी 2 years। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट में आपसे पहले ही बोला कि कह रहा कि फॉर ग्रेजुएट presently of 1 academic year but extend as a long term program to 2 academic years। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुआ। अब इन्होंने और भी बोली कि ये जो बोला है ना, स्नातक प्रशिक्षण संस्थानों को मान्यता दी जानी चाहिए तथा उन विश्वविद्यालयों की नियुक्ति करनी चाहिए जिन्हें डिग्री प्रदान करना चाहिए, जबकि माध्यमिक स्तर पर ग्रेड शिक्षण, कह रहे कि ग्रेड प्रशिक्षण संस्थानों को एक अलग बोर्ड के नियंत्रण में होना चाहिए। मतलब माध्यमिक ग्रेड प्रशिक्षण संस्थान को याद रखिएगा। इन्होंने एक पॉइंट और नेक्स्ट लिखा है, इन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया है? इन्होंने बोला कि माध्यमिक ग्रेड, ठीक है, माध्यमिक ग्रेड प्रशिक्षण संस्थान ठीक क्या है, इसका एक अलग बोर्ड बनाने के लिए बोलते हैं। ठीक है, इसका एक अलग बोर्ड बनाने के लिए बोलते हैं। मतलब कि अगर हम इसको लिखेंगे सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ग्रेड, ठीक है, सेकेंडरी ग्रेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन बनाने की बात ये करते हैं यहाँ पर। क्लियर है इतना पॉइंट? स्निग्धा बताओ आप, ये पॉइंट समझ में आया कि उन्होंने माध्यमिक ग्रेड प्रशिक्षण संस्थान के लिए क्या बोला है? एक सेपरेट बोर्ड बनाने के लिए बोला है कि कंट्रोल ऑफ अ सेपरेट बोर्ड। इसके लिए उन्होंने क्या बोला? सेपरेट बोर्ड बनाने के लिए बोला है। ठीक है, कि सेपरेट बोर्ड हो जाएगा आपका। क्लियर है यहाँ पर? बताओ, सेपरेट बोर्ड। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही बन सकता है, क्वेश्चन यहीं पर आप बना सकते हो कि मुदालियर कमीशन में माध्यमिक ग्रेड प्रशिक्षण संस्थान के लिए कैसी संस्था की बात करी है। ठीक है, तो सेपरेट बोर्ड बनाने की बात करी है अलग से। क्लियर है? अब देखिए, यही अभी तक एमएड की बात नहीं करी गई थी, अब एमएड की बात करी जा रही। कह रहा है कि इट रिकमेंडेड ट्रेनिंग इन को करिकुलम एक्टिविटीज, रिफ्रेशर कोर्सेज एंड रिसर्च वर्क फॉर एमएड डिग्री। कह रहे हैं कि इन्होंने एमएड डिग्री के लिए, अब याद रखिएगा, या इसको भी पॉइंट लिख लेते, इसको साफ कर देना, ये वाला इधर वाला साफ कर दे। बताओ। हाँ सर, ये जो, हेलो, हाँ बोले सर, ये जो प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण, ये जो डीएलएड वो वाला ऐड करेंगे या नहीं? किसको?
प्राइमरी वाला, हाँ उसके अंतर्गत हाँ, इसको ला सकते हैं, हाँ उसके अंतर्गत इसी को ही लाते हैं। प्राइमरी के लिए मुख्य रूप से बीटीसी वालों को ही रखा जाता है। हाँ सर, हाँ डीएलएड वालों और ये बीटीसी। तो बीएड वालों को जबरदस्ती रखा गया है, जबरदस्ती उनको दिया गया है। और बीएड वालों को माध्यमिक शिक्षा। हाँ बीएड वालों को माध्यमिक में रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा कि एमएड के लिए, एमएड के लिए क्या क्या इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि जो एमएड की डिग्री के लिए इन्होंने क्या क्या चीजें बताई, 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहले इन्होंने बताया कि सहपाठचर्या गतिविधि, सहपाठचर्या गतिविधि। सर इंग्लिश में लिखेंगे ना? हाँ इंग्लिश में भी लिखेंगे, हिंदी और दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे, आप परेशान नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सहपाठचर्या गतिविधि जिसको बोलते हैं को करिकुलम एक्टिविटीज, ठीक, को करिकुलम एक्टिविटीज, ठीक, को करिकुलम एक्टिविटीज पहला पॉइंट होगा। फिर दूसरे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। सर अभी तक इतना ही पढ़ाया है कि और भी पढ़ा? काफी कुछ पढ़ा दिए ना सर, कहीं चले जाते तो अभी आए हैं जस्ट। चलो कोई बात नहीं। पुनश्चर्या, हाँ इसके आप करते पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है आपका, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम है जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्रेशर कोर्स। क्या बोल रहे हैं सर? एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, ओरिएंटेशन कोर्स होता है, डिफरेंस समझा दीजिए। रिफ्रेशर, ये रिफ्रेशर कोर्स है आपका, यहाँ पे रिफ्रेशर कोर्स की बात करी गई है, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम। सर दोनों में डिफरेंस जानना है, रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन। रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन। हाँ अभी बताते हैं, पहले इसको लिखते हैं। इसके क्या आता है, रिसर्च वर्क, देन शोध कार्य, ठीक, शोध कार्य। सर ये सब एमएड के अंतर्गत आएगा? हाँ ये सब एमएड के अंतर्गत आएगा। इन्होंने माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जब बात करी थी तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने इसके लिए ये सब चीजें बताई थी कि को करिकुलम एक्टिविटीज होगी, रिफ्रेशर कोर्सेज होगा और रिसर्च वर्क भी होगा। अब प्रिया जी का एक क्वेश्चन है उसको भी हम लोग क्लियर करते हैं। जैसे ये रिफ्रेशर कोर्स है, रिफ्रेशर कोर्स है आपका, दूसरा ओरिएंटेशन है। चलिए ओरिएंटेशन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ? उस दिन बताया थे ऐसा कुछ। हाँ सर बताया थे आप, मुझे भी नहीं ध्यान आ रहा। हाँ अभिविन्यास, क्या बोलते हैं? अभिविन्यास। हाँ बताया अभिविन्यास, अभिविन्यास। हाँ अभिविन्यास बोलते हैं हिंदी में। अब चलो पुनश्चर्या पाठ्यक्रम और अभिविन्यास, रिफ्रेशर कोर्स और ओरिएंटेशन में क्या डिफरेंस है? रिफ्रेशर कोर्स में जैसा ओरिएंटेशन और रिफ्रेशर कोर्स में अभी एक बताया ना कि जैसे कोई एक जॉब को ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने से पहले जो ट्रेनिंग होती है, एग्जाम को क्लियर किया, एग्जाम को क्लियर करने के बाद कुछ दिनों की ट्रेनिंग चलती है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओरिएंटेशन कहते हैं उसको, ओरिएंटेशन। ठीक। जबकि रिफ्रेशर कोर्स क्या होता है, जब आप ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद कोई नई चीज आती है तो नई चीजों को सीखने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं आपके सामने, ठीक है। जैसे कि ये
ये सर खुद ही बताऊं, ये खुद प्रिया जी ने हम जो लोग को ओरिएंटेशन की डेफिनेशन बताई थी उस दिन। हाँ, और ये जो हाँ डिफरेंट कोर्स है ना, 2 साल का जब बीएड हो गया था, तब बीएड के बारे में तो ज्यादा नॉलेज नहीं था हम लोग को, तो ये हाँ हमारी ट्रेनिंग लगी थी रिफ्रेशर कोर्स में। रिफ्रेशर कोर्स के थ्रू बीएड के जो 2 साल के सिलेबस थे ना, उसके बारे में हमको नॉलेज दिया गया था, बताया गया था। 10 या 12 दिन का रिफ्रेशर कोर्स रहता है, सभी प्राइवेट कॉलेज के स्टाफ आए थे और वो कोर्स को अटेंड किए थे। जी। फिर ये होता है रिफ्रेशर कोर्स, जैसे कोई भी चीज नया आता है मतलब रिफ्रेशर कोर्स जो हुआ वो अपडेशन के लिए वो है। अपडेशन के लिए, और वो अपडेट और करने के लिए होता हाँ, है, जो है इसीलिए कि रिफ्रेशर आपकी कोर्स कहते चीजों हैं को नहीं। और जैसे कि अभी ओरिएंटेशन में अच्छे ये से होता है जान ना सके। कि मतलब आप जो कुछ पढ़ लिए हैं उसको मतलब छोटे छोटे अंशों में करके उसकी स्किल आपके अंदर डेवलप कराई जाती है। डेवलप की जाती है। ओरिएंटेशन में क्या होता है कि जो वहाँ की किसी संस्था में आपने जॉब ज्वाइन किया है, तो वहाँ की सारी रूल रेगुलेशन को आपको उसी समय बताया जाता हाँ, है कि उनके हमारे यहाँ ये बिहेव, नियम कुल मिला के जो भी इंस्टीट्यूशन होता है उसके बिहेवियर से जानकारी दी जाती है। इंट्रोड्यूस कराया जाता है, वो सब चीजें आपकी। हाँ, अब यहीं पर आपका मैं सेकेंडरी मैं बताना एजुकेशन। चाहती हूँ ठीक, हाँ बोले मनोज जी, बोले इसमें बोले। कंफ्यूजन क्यों हो रहा है कि जैसे जब हम लोग की ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग के कुछ दिन बाद हमारा ओरिएंटेशन कोर्स चला और कंसिस्टेंट 3-4 बार ओरिएंटेशन कोर्स चला और रह रह के रिफ्रेशर भी कोर्स होता है। और मैं वहां पे जब ट्रेनिंग देते लोगों को देखती हूँ तो सब चीजें कॉमन ही लगती है, तो फिर अंतर क्या है? तो है नदी, यही बहुत जानने अंतर को। है। सर इतने पॉइंट्स को हम लोगों ने पॉइंट आउट कर लिया है कि यहाँ पर इतनी चीजें तो क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर एमएड की बात आई कि एमएड के प्रोसेस के लिए क्या होता है कि सबसे पहले यदि आपको या हमको एमएड में एडमिशन चाहिए टीचर बनने के लिए, तो उन्होंने कहा सबसे पहले शिक्षा में स्नातक मतलब पीजी में, सॉरी, ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, ग्रेजुएशन इन एजुकेशन, शिक्षा में स्नातक होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि टीचिंग एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 3 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है एडमिशन का प्रोसेस। क्या है ये? ठीक है, एडमिशन प्रोसेस है ये। ठीक है, ये एडमिशन प्रोसेस है आपका पूरा का पूरा। इतने पॉइंट्स क्लियर हुए, सबको बताइए, सभी लोगों को। जी सर। सर ये एडमिशन एमएड में लेने के लिए। जी, ये एमएड में एडमिशन के लिए इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। ठीक है, 2 क्राइटेरिया अच्छा, इन्होंने बता रखे हैं। सर एमएड में पढ़ाने के लिए या फिर एमएड एमएड में में एडमिशन के एडमिशन ले? लिए, एमएड में एडमिशन के लिए बोल रहे हैं। ये एडमिशन के लिए था। एडमिशन के लिए, अभी अच्छा, पढ़ाने के लिए नहीं, कि आपको एडमिशन कैसे लेना है ये बता रहे हैं। अब उस एडमिशन के बाद क्या क्या चीजें होंगी, को करिकुलम एक्टिविटीज होगी, रिफ्रेशर कोर्सेज होंगे आपका। ठीक है, रिफ्रेशर कोर्सेज होगा आपका। रिफ्रेशर कोर्स के बाद रिसर्च वर्क होंगे आपके, जिसमें हम लोग डिजर्टेशन बनाते हैं ना, डिजर्टेशन हम लोग बनाते हैं, जी लघु शोध जिसको हिंदी में सर। कहते हैं। अब इसी के साथ इन्होंने इसमें बताया कि सेमिनार भी होगा, वर्कशॉप होंगे। ठीक है, आदि इन सब चीजों, इन्होंने बोला कि सेमिनार वर्कशॉप आदि के प्रति उत्साह के कारण विस्तार केंद्रों की स्थापना हुई। अब याद के इन्होंने बोला कि सेमिनार के लिए और वर्कशॉप के लिए, किसके लिए? सेमिनार एंड वर्कशॉप। सर ये जो टीचिंग एक्सपीरियंस 3 ईयर और उसके ऊपर क्या लिखा है आपने एडमिशन के लिए? ग्रेजुएशन इन एजुकेशन। हाँ तो व्हाट इज ग्रेजुएशन इन टीचिंग एजुकेशन, एक्सपीरियंस? शिक्षा में स्नातक। ठीक, अब देखिए इसके लिए इन्होंने क्या बताया है कि सेमिनार और वर्कशॉप के लिए एक नाम आपने सुना होगा, एक्सटेंशन सेंटर्स। ठीक है, क्या होगा? एक्सटेंशन सेंटर्स, विस्तार केंद्र। ठीक है, क्या होगा? एक्सटेंशन सेंटर्स की बात करिए।
एक्सटेंशन सेंटर्स की इन्होंने बात करी है कि किसके लिए अब याद रखिए एक्सटेंशन सेंटर्स की, एक्सटेंशन सेंटर किसके लिए होते हैं, सेमिनार और वर्कशॉप के लिए उन्होंने एक्सटेंशन सेंटर की बात बोली है। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। जी सर। यस सर। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें कहता है कि इसको अगर हम पढ़ेंगे, कह रहा है कि इन्होंने से इतनी चीजें क्लियर हुई। अब कह रहा है कि 1995 में अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। कब की गई, 1995 में। 1995 में किसकी स्थापना करी गई, बताओ। ऑल इंडिया, ठीक है, आपका क्या था, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। हाँ, फॉर सेकेंडरी, माध्यमिक बोल रहा है ना, फॉर, अच्छा, दोनों को तो लिया ना सर इसने। और फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक, ये बोल रहा है कि 1995 में इसी के आधार पर, मतलब इन्हीं के आधार पर जो है इसका निर्माण किया गया था। इसके अब इनका काम क्या था, यहाँ पर ये भी जानेंगे। तो इन परिषदों ने अपने विस्तार केंद्रों के माध्यम से सेवा शिक्षा प्रदान करी, मतलब सर्विस एजुकेशन इनके द्वारा मिला। इनके द्वारा क्या मिला हम लोगों को, सर्विस एजुकेशन। इनके द्वारा क्या मिला मेरे को, सर्विस एजुकेशन। कह रहे कि द काउंसिल फॉर, ये बोलते द काउंसिल फॉर थॉट इट्स एक्सटेंशन सेंटर इम्पार्टेड इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, बताओ सब सही है। सर इसको हिंदी में वो अखिल भारतीय माध्यमिक परिषद बोलते हैं ना। हाँ, अखिल भारतीय, हाँ, किसको, इसको ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। हाँ, जो आप बोल रहे हो वही है, अखिल भारतीय, हाँ, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद लिख देते हैं। अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये जो सेकेंड वाली लाइन है, सर्विस एजुकेशन मिला, इसका क्या मतलब है, मैं समझ नहीं। सनिग्धा जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को, अभी नहीं बोल रही हैं आप। ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा सन हम चेक कर रहे थे ना इसको कि ये सही है कि नहीं सही है। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, AICSE, याद रखिएगा ये शॉर्ट फॉर्म है, ये याद रखना है, AICSE। यहीं पर अभी आपने एलिमेंट्री वाला बोला था ना, तो एलिमेंट्री वाला भी लिख लो कि कब इसकी स्थापना। हाँ, अभी कुछ एक चीज और पूछा था, ये पूछा था आपने ना, सेवा शिक्षा, सेवा शिक्षा, इससे संबंधित सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जब इन्होंने बताया कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद की जब स्थापना करी गई, तो इनके माध्यम से अन्य लोगों तक शिक्षा को कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इसके द्वारा एक्सटेंशन सेंटर जो खोले गए हैं, इसके द्वारा हम लोगों तक कैसे अपनी बातों को पहुंचाएं।
छोटे छोटे सेमिनार्स करके, छोटे छोटे वर्कशॉप करके, उसके माध्यम से हम एजुकेशन की इम्पोर्टेंसी बता सकते हैं, कि हम ये भी बता सकते हैं कि इसमें जो क्या नई नई चीजें आ गई हैं, हम अपनी लाइफ को कैसे और स्मूथ तरीके से अपने लिए कर सकते हैं। तो ये सेवा शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने ये सब चीजें लाने की बात करी थी। ठीक है, इसी के आधार पर ये पूरी की पूरी कहानी बनती चली जा रही है। क्लियर है सर? हाँ, बोले सर ये एक्सटेंशन सेंटर क्या होता है? एक्सटेंशन सेंटर्स, इसको हिंदी में नहीं बताया था हमने, बताओ। नहीं सर, मतलब ये होते क्या है मुझे नहीं मालूम है, अच्छा, या फिर जानते हो तो कुछ और जानते हो? हाँ हाँ, इसको विस्तार केंद्र बोलते हैं। विस्तार केंद्र, ठीक। विस्तार केंद्र क्या होता है? विस्तार एक्सटेंशन सेंटर्स होते हैं, विस्तार केंद्र होते हैं जहां पर एक ही मतलब एक ऐसे संस्था या एक ऐसी जगह होती है जहां पर अनेक विचारों को, अनेक उद्देश्यों को, अनेक चीजों को एक साथ लेकर जोड़ते हैं। ठीक है, जब जोड़ते हैं, उनको जोड़ने के बाद एक ऐसी जगह होती है जहां पर कुछ स्पेशल पर्सन्स को इनवाइट करके बुलाया जाता है और वहां पे उनसे डिस्कस कराया जाता है या उनसे डिस्कस किया जाता है। तो ये कुल मिला के एक्सटेंशन सेंटर्स के लिए इन्होंने बताए हैं कि चुनिंदा जगह पर जो है, जहां पर आने जाने की सुविधाएं हो, ठीक है, भौतिक संसाधन आसानी से उपलब्ध हो सके बताने या समझाने के लिए, तो उन सब चीजों को लिए बताया, जिसको विस्तार केंद्र बोलते हैं। एक्सटेंशन सेंटर्स की ये बात करते हैं यहाँ पर। क्लियर? ये और सेवा शिक्षा भी हम लोगों ने अभी अभी आपके साथ डिस्कस किया। क्लियर? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब इसके बाद अभी सविता जी ने भी एक पॉइंट बोला था, उस पॉइंट को भी हम लोग लिख लेंगे। 1957 में जो एलिमेंट्री आप बोल रहे थे, 1957 में इसकी स्थापना होती, जिसको बोलते हैं अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद। क्या बोलते हैं? अखिल भारतीय, ठीक, अखिल भारतीय हाँ ठीक है, अखिल भारतीय प्रारंभिक शिक्षा परिषद। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में भी लिख लीजिए। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ऑल इंडिया फॉर एलिमेंट्री, सॉरी, ऑल इंडिया काउंसिल होना चाहिए ना, ऑल इंडिया काउंसिल, ऑल इंडिया काउंसिलिंग फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग क्या बोलेंगे? AICEE। क्लियर है? ये शॉर्ट फॉर्म में जो हम लोग क्रैश कोर्स या कैप्सूल कोर्स पढ़ेंगे, जिसमें कॉम्पिटिटिव में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें हम लोगों को मिलेंगी, हम लोगों को। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में मिलेगा, तब हम आप लोगों से पूछेंगे कि इसका फुल फॉर्म बताइए, तो आप बता सकते हो कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। जब यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएगा, यहाँ पर एजुकेशन, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? सर, हाँ सर ये एक्सटेंशन सेंटर का जो होता है, जैसे यूनिवर्सिटीज वगैरह में हमारे जब मतलब बाहर के आते हैं प्रोफेसर वगैरह, जहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल होता है, सेमिनार हॉल होता है। सर, हाँ सेमिनार होता है, तो क्या उसे मतलब वो बोलेंगे एक्सटेंशन सेंटर? उसको एक्सटेंशन सेंटर एक बड़ा हब होता है,
उस हब के अंतर्गत आता है। अच्छा। ठीक है। और यहाँ पे जो हाँ। शिक्षा से अभी प्रिया जी ने बोला था सेवा शिक्षा नहीं समझा, सेवा शिक्षा में क्या होता है, प्रोफेशनल रूप से ट्रेनिंग दी जाती है ना, प्रोफेशनल रूप से ये जो है स्टाफ को डेवलप करने के लिए शिक्षा सेवा की जो बात है ना, सर्विस एजुकेशन, इसके अंतर्गत हम लोग करते हैं। जो प्रोफेशनली रूप से टीचर्स होते हैं, स्टाफ होता है, उनको फैकल्टी इंप्रूवमेंट का जो वर्क होता है, फैकल्टी इंप्रूवमेंट सर्विस एजुकेशन के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, ठीक है, पॉइंट दोनों सब समझ में आ रहा है, बताओ, एक्सटेंशन और सर्विस एजुकेशन। जी जी सर। हाँ, अब इसी में बहुत से पैसे इनमें प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए 17 करोड़ रुपए का बंटवारा किया गया। फिर अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 1951 में ही जो है परीक्षा सुधार इकाई की स्थापना करी इन्होंने। ठीक है, ऐसे बहुत से पॉइंट हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोगों ने क्वाइन कर लिया है। फिर इसमें बोलते हैं कि इसमें जो इम्पोर्टेंट लाइन ये बोलते हैं कि माध्यमिक शिक्षा के लिए विस्तार कार्यक्रम एक्सटेंशन प्रोग्राम की स्थापना 1959 में होती है। कब, याद रखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको साफ कर दे, इसका कोई काम नहीं है। अब इधर हम साफ करें तब फटाफट ये बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, अब आप बताओ। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बताया कि कह रहा है कि द डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन प्रोग्राम, ठीक, एक्सटेंशन प्रोग्राम मुख्य रूप से किसके लिए बनाया गया था, याद रखना है, किसके लिए बनाया गया, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। किसके लिए बनाया गया है, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ना, एजुकेशन के लिए बनाया। और कब बनाया गया था ये बताओ, 1959 में। कब बनाया था, 1959 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ, बताओ। जी सर। हाँ, ये हुआ इसमें। तो ये कुल मिला के इतनी चीजें की स्थापना हुई। तो ये साल हम लोग को याद रखना है कि 1995 में AICSE की स्थापना होती है, फिर 1957 में AICE की स्थापना होती है। वही एक्सटेंशन सेंटर की जो है सेमिनार वर्कशॉप के लिए होता है, लेकिन इसकी स्थापना एक्सटेंशन प्रोग्राम की 1959 में होती है यहाँ पर। ठीक है, उसी समय जो है, उसी वर्ष, किस वर्ष, 1959 में जो है हैदराबाद में अंग्रेजी में शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए, क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान की स्थापना की गई। क्या कहा गया, इन्होंने बोला है कि इन द सेम ईयर द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, क्या बोला है, द सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। ठीक है, ये पॉइंट भी नोट करना है आपको, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान, केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान। इसकी स्थापना कब होती है, यहाँ पर लिख लो 1959 में होती है आपकी। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना होती है, किसके लिए होती है, अनुसंधान करने के लिए। ठीक, क्या, अंग्रेजी में शिक्षकों के प्रशिक्षित करने के लिए, किसमें, अंग्रेजी में। ठीक है, कि अंग्रेजी भाषाओं को वो सीखे, अंग्रेजी भाषाओं को वो समझे और जाने। तो ये बनता कहां पर है, याद रखिएगा, क्वेश्चन क्या आएगा ये जान लो, पूछा जाएगा केंद्रीय अंग्रेजी संस्थान कहां पर स्थित है, तो आप बताएंगे हैदराबाद में।
क्वेश्चन ये आता है, ठीक है। हैदराबाद में पूरी कहानी इसकी बनती है। क्लियर है पॉइंट? बताओ, क्लियर है यहाँ पर? यस, यस सर। यस सर। ठीक है, अब इतनी चीजें हो गई। अब यहीं पर अगर कुछ पॉइंट और देखना चाहेंगे तो कुछ पॉइंट अगर और देखेंगे तो यहाँ पे बोला गया कि माध्यमिक शिक्षा की आयु वर्ग कितनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे टीचर एजुकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब बालकों के दृष्टिकोण से हम लोग देखेंगे, बालक बालिकाओं के दृष्टिकोण से, मतलब स्टूडेंट के लिए भी हम देख लेंगे। यहीं पर हम लोग को क्वाइन हो जाएगा, यहीं पर हम लोग पालेंगे कि भाई ये तो हो गया टीचर के लिए। बच्चों के लिए भी तो कुछ बोला होगा इन्होंने। चलो बच्चों के लिए भी हम लोग देख लेते क्या क्या बोला इन्होंने। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होगा बच्चों के लिए। तो बताओ, माध्यमिक शिक्षा के लिए बालकों की शिक्षा में आयु वर्ग कितना होगा माध्यमिक शिक्षा के लिए? ठीक है, माध्यमिक शिक्षा के लिए बताओ जरा। माध्यमिक शिक्षा मतलब सेकेंडरी एजुकेशन, सेकेंडरी 14 से 18 एजुकेशन की होगा बात ना? करते हैं तो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एज क्या है आपकी? बताओ एज क्या है आपकी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए? सर 14 से 18 होगा ना? क्या बात है, 12 से 11 वर्ष से लेके 17 वर्ष तक। कहीं कहीं सर 12 भी लिखा रहता है। 11 से 17, हाँ, लेकिन इनकी रिपोर्ट में जो हम लोग को मिलता है उस पर हम लोग ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, कहीं कहीं ऐसे लिख लो, इसको लिखने के लिए तरीका एक होता है 11/12। ठीक है, ये हो जाता है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 मिले या 12 मिले, दोनों में से। लेकिन अगर कोई जैसे नेहा पूछेंगी कि अगर सर 11 और 12 दोनों लिखा हो तो किसको मानेंगे, तो 11 को मानेंगे हम पहले। ठीक है, लेकिन 11-12 कभी साथ में लिखकर नहीं आएगा। ठीक, अब इतनी आयु वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने दो भागों में इसको डिवाइड किया है। अब दो भाग इसके कौन कौन से ये भी जान लो, दो भाग इसके। ठीक है, सबसे पहले बोलते हैं माध्यमिक सीनियर बेसिक, मतलब सेकेंडरी सीनियर बेसिक। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है बताओ जरा? दूसरा होता है हायर सेकेंडरी सीनियर, हायर सेकेंडरी, ठीक है, सीनियर की बात करते हैं, इतनी होती है। अब इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें कितना रखा है? इसमें इन्होंने बोला है कि इसमें बालक जो है 3 वर्ष पढ़ेगा। कितने वर्ष पढ़ेगा? 3 वर्ष पढ़ेगा, 3 इयर्स। और यहाँ पे 4 वर्ष पढ़ेगा, 4 इयर्स की बात करते हैं। क्लियर है? बताओ सभी लोग, बताओ क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये बच्चों के लिए। अभी इससे पहले हम लोग को मल्टी डिसिप्लिनरी की बात बोली थी ना, बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाने की। तो बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाने की बात यही बोलता है। क्या कहता है कि उच्चतर माध्यमिक स्तर पर स्कूलों में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जाए और बहुउद्देशीय स्कूल खोले जाए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट? मल्टी मल्टीडिसिप्लिनरी, मतलब इसको बोलते हैं बहु उद्देशीय स्कूल। ठीक है,
बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात कौन करता है? मुदालियत आयोग या मुदालियत कमीशन करता है आपका। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हुए यहाँ तक कि इसकी भी बात हम लोग को क्लियर हो गई। फिर इसमें जो है विकलांग बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग से विद्यालय खोले जाने की बात बोलते हैं। किसके लिए? डिसेबल बच्चों के लिए। ठीक, डिसेबल स्टूडेंट या डिसेबल स्टूडेंट के लिए। ठीक, डिसेबल मतलब कि विकलांग बालक या बालिकाओं के लिए इन्होंने अलग से क्या बोला है? अलग से स्कूल खोलने की बात बोली है। अलग से स्कूल खोलने की बात बोली यहाँ पर। ठीक है, तो न जाने ऐसी तमाम इन्होंने बहुत ढेर सारी चीजें बता रखी है अपने सुझाव में इन्होंने। क्लियर है? बताओ इतनी चीजें। हेलो, ठीक है, क्लियर है? इतने पॉइंट बताओ सभी लोग। हाँ सर। एक चीज और पढ़ने को अगर मिलता होगा आपको, SUPW क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया भी होगा। इसको क्या बोलते हैं? सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ये बीएड में भी है सर। हाँ, सोशली यूजफुल नॉलेज में यूजफुल प्रोडक्टिव वर्ग। तो ये इसकी स्थापना भी इसी मिलती है। इन्होंने बताया कि माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कक्षा 9 से प्रारंभ। अब देखिए व्यावसायिक शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? व्यावसायिक, जिसको वोकेशनल बोलते हैं। ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन की ये बात बोलते हैं क्लास 9 से। ठीक है, क्लास 9 से ये बोलते हैं कि क्लास 9 से प्रारंभ करके छात्रों को विभिन्न व्यावसायिक कार्यक्रमों जैसे कटाई, बुनाई, सिलाई, कृषि इत्यादि की अकादमिक समिति में मतलब शामिल करने के लिए इस आयोग ने किसकी स्थापना करी? इस आयोग ने SUPW की स्थापना करते हैं। ठीक, हेलो, क्लियर है? जी सर। हाँ, तो ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा। इसका फुल फॉर्म आता है, ये पूछ लिया था कि ये किस आयोग के अंतर्गत आता है। सर हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? सोशली यूजफुल को सामाजिक समाजोपयोगी है सर। बोलो आप लोग बोलो। समाजोपयोगी कार्य। वो एक बार फिर से बोल नहीं, सामाजिक प्रोडक्टिव को बोलेंगे ना दी। हाँ, समाज उपयोगी उत्पादक कार्य। हाँ, ये बीएड की उसमें है सिलेबस में, करिकुलम। सो इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन आता है, पूछता है, टिप्पणी भी पूछता है कभी कभी। मतलब बीएड के सिलेबस समाजो उपयोगी और क्या बोला है? उत्पादक कार्य। अरे वर्धा शिक्षा में भी तो जिसके अंतर्गत हम लोग सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, चित्रकारी, बढ़ईगिरी या कौशल विकास योजनाएं जो चल रही हैं, वो सब चीजें इसके अंतर्गत लाके रखते हैं यहाँ पर। ठीक है जी सर। अब इन्होंने, अब इतनी चीजें बहुत है इसमें। माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान की शिक्षा की अलग से व्यवस्था करने हेतु उन्होंने बालकों के बराबर शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अनेक तमाम ऐसी चीजें करी, लेकिन जो हम लोग के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट मेरे द्वारा हो सकते थे, मैंने सबके सब पॉइंट को यहाँ पे आपको बताए हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर सब चीजें मैंने यहाँ पर बता दी और इसी के साथ आपका मुदालिया कमीशन कंप्लीट होता है। पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप कह सकते हैं शिक्षक शिक्षा के नजरिए से, शिक्षक प्रशिक्षण के नजरिए से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट के नजरिए से, दोनों के नजरियों से हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हेलो, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे मॉर्निंग में। अब मॉर्निंग में केवल आपके उपमान, अनुपलब्धि और क्या है, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, उपमान, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि, यही 3 प्रमाण बचते हैं। इन 3 प्रमाणों की बात हम लोग उसमें करेंगे वहां पर। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बाकी हम लोग अब कल मॉर्निंग 6 बजे मिलेंगे, 6:15 बजे। ठीक है जी सर, थैंक यू। चलिए, ओके, गुड नाइट, जय हिंद सभी को।